फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ अनसर्ड स्टोरीज़। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट भी कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी डील ऑफ मैरिज का पार्ट नंबर 37। आज की पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है उइंग अपने पापा यानी कि मिस्टर वे को ब्लेम करते हुए रोते ही जा रहा था, क्योंकि उसे पता चला था कि उसकी माँ की डेथ जिस एक्सीडेंट में हुआ था उस एक्सीडेंट का वजह कोई और नहीं लानवांग जी के आंटी जो कि सिजुई के मॉम थे उनके वजह से हुआ था। जिसे सुनकर वो अपना कंट्रोल अपने आप से खो दिया था और वो सबके ऊपर चिल्लाने लगा था। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है लांचिरन आकर उइंग के पैरों में घुटने के बल बैठ जाते हैं, जिसे देखकर उइंग थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि उसके मुताबिक लांचिरन वो इंसान थे जिनके लिए उनका प्राइड सबसे पहले था और वो कभी भी अपने प्राइड को नीचे नहीं लाते थे। और किसी के सामने घुटने का बल आना तो बहुत दूर की बात है। तभी लानवांग जी कहता है, अंकल आप ये क्या कर रहे हो। तभी चिरान कहता है, तुम सब चुप रहो, ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ। अगर मैंने उस वक्त पापा की बात मान लेती और मैं तुम्हारे आंटी से शादी नहीं करती तो आज सब कुछ अच्छा होता, क्योंकि भले कि वो एक्सीडेंट तुम्हारे आंट की वजह से हुआ हो, लेकिन उस कार का ब्रेक तो मेरे पापा के लोगों ने ही फेल किया था ना, क्योंकि वो तब भी नहीं चाहते थे कि मेरा कोई परिवार दुनिया के सामने आए जो कि उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं थे। जिसे सुनकर लानवांग जी और विंग के साथ साथ सिजुई और लांसी भी चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ पता था कि ये एक एक्सीडेंट है, ना कि एक सोची समझी साजिश। सारी बात को रियलाइज करने के बाद विंग अपने घुटने पर आकर चिरान के सामने बैठते हुए पूछता है, अंकल आप ये क्या बोल रहे हो। जो भी बोलना है पूरा साफ साफ बोलो, क्योंकि आपने हमें बच्चा समझकर इतने दिनों से ये सारे छुपा के रखे थे। तभी लांचिरन कहते हैं, ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि पापा को मैंने बता दिया कभी किसी से शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरे लिए अगर कोई मेरा पार्टनर होगा दुनिया के सामने तो वो सिर्फ सिजुई की मम होंगी। जिस बात को सुनकर उइंग कहता है, तो इससे क्या। तभी चिरन कहता है, तुम्हें नहीं पता बेटा, उस इंसान के लिए सिर्फ अपना रुतबा से ज़्यादा मायने रखता है। इसके वजह से वो अपने बच्चों को दुख दे रहे, उसका कोई भी महत्व नहीं है। जिसे सुनकर लानवांग जी कहता है, तो जिस बात सुनकर चिरन कहते हैं, इसीलिए पापा ने नाटक किया कि वो लांसी, सिजुई और उसके माँ को दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के चिंता थी। और मुझे भी ऐसा लगा कि पापा ने सच में ठीक हो गए हैं और वो हमें एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने उन तीनों को कोरिया से बुला लिया, लेकिन मुझे क्या पता कि ये सब कुछ मेरे पापा का प्लान था, ताकि वो जो इतने सालों से उन तीनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और उनके हाथों में कोई सुराग नहीं था तो वो उन्हें मार सके, क्योंकि चाइना उनका रेडर था और वो चाइना में कुछ भी कर सकते थे और कोई उनसे कुछ नहीं कहता। इसीलिए उन्होंने लोगों को जो गाड़ी था जिसको मैंने उन तीनों को लेने के लिए एयरपोर्ट भेजा था उस गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया था और इस वजह से ही लोगों का एक्सीडेंट हुआ। बाद में पता चला इस एक्सीडेंट की वजह से ही कांगसी सेरेन का डेथ हुआ था। तभी उइंग कहता है, आप लोगों को इस बारे में कब पता चला। तभी चिरन कहते हैं, कौन सी बात बेटा। तभी उइंग कहता है कि इस सारे के चीज़ों के पीछे दादाजी का हाथ था। जिस बात को सुनकर चिरन कहते हैं, पहले तो हम सब शौक में ही थे, क्योंकि हमें यकीन नहीं हो रहा था हम लोगों की खुशी को किसी का नज़र लग गया है और हम इधर उधर हो गए थे, क्योंकि वक्त सिजु के कोई अता पता नहीं था और दूसरे तरफ लांसी कोमा में थी और हमें ये भी पता चल गया था कि उनके मॉम का स्पॉट में ही डेथ हो गया था। लेकिन ये सारे चीज़ों के ख़त्म होने के बाद हमें पता चला कि इस कार के एक्सीडेंट होने के साथ साथ कांगसे का भी डेथ हुआ था, जिसके वजह से तुम्हारे पापा ने हमारे साथ जितने भी पार्टनरशिप डील किया था वो सब कुछ ब्रेक कर लिया और हमारी दोस्ती में दरार आ गया था, क्योंकि उन्हें भी तुम्हारी तरह लगा था कि कांगसे की मौत के पीछे हम लोगों का हाथ है, खास करके मेरी वाइफ का। लेकिन तभी मुझे कुछ सालों बाद ने ये सारे चीज़ों के बारे में सोचा और इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो मुझे पता चला इस सब के पीछे मेरे पापा के ही हाथ था।
जिस बात से मैं इतना टूट गया कि मैं पहले अपने बेटे को बचाने के लिए उसे फ़ॉरेन में पढ़ाने के लिए छोड़ दिया और मैं खुद भी फ़ॉरेन में सेटल हो गया था, क्योंकि मैं उस इंसान का चेहरा नहीं देखना चाहता था जो कि रिश्ते के मुताबिक मेरे पापा थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मेरे परिवार को ख़त्म कर दिया था। तभी उइंग गुस्से में कहता है, लेकिन आपने इस सब बात को, जब आपको इस सारे बातों में बारे में पता चला था तो पुलिस को क्यों नहीं बताया? तो रियान कहते हैं, इतना आसान नहीं है बेटा, वो इस चाइना के सबसे बड़े रईसों में से एक है जिनके मुताबिक ये कंट्री चलता है। तभी उइंग गुस्से में कहता है, तो इसलिए वो जिसे चाहे उन्हें मार भी सकते हैं और उनका कोई सज़ा भी नहीं है। फिर चिरान कहता है, लेकिन जो भी कहें वो मेरे पापा थे, तो मैं उन्हें कैसे जेल भेज सकता था? तो इसीलिए मैं वो सारे सबूत को मिटा दिया था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे इस बारे में किसी और को पता चले। तभी उइंग कहता है, लेकिन अगर आप लोगों ने वो सारे सबूतों को मिटा दिया था तो मेरे पापा को आपने कैसे कन्विंस किया कि मेरे मॉम के डेथ के पीछे किसका असलियत में हाथ था? तभी चिरान कहते हैं, हम वो सारे सबूत को मिटाने से पहले ये सारे बारे में वेचांसे को बता दिया था और उसने भी कुछ नहीं कहा, ना कि हमें माफ़ किया और ना ही हमारे लोगों के साथ जो दोस्ती था उसे फिर से जोड़ने की कोशिश किया। और रही बात हम लोगों के पहले वाले रिश्ते जैसे अब के रिश्ते के बारे में, वो सिर्फ तुम्हारे वजह से और तुम्हारी माँ की वजह से, क्योंकि तुम्हारी माँ के विल के मुताबिक जब तक तुम वांगजी से शादी नहीं कर लेते, तुम्हारे जितने भी जायदाद थे जो कि तुम्हारे मॉम से तुम्हें इनहेरिटेड होने वाले थे वो नहीं होगा और वो सारी चीज़ें ट्रस्टी में चला जाएगा। जिसे सुनकर उइंग भी अपने सर को हाँ में हिला देते हैं और तभी वेचन से कहता, अब तुम्हें समझ में आया? तुम गलत इंसान पर अपना गुस्सा निकाल रहे हो। इस सब में उनका कोई कसूर नहीं है। उनका सिर्फ ये कसूर था कि वो चिरान से और अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे और वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुआ ना। ये सब के पीछे जो इंसान कसूरवार था वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो हमने भी ये कोशिश किया कि जब वो कॉज जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ वो अब इस दुनिया में नहीं है, लोग भी अपने दोस्ती को फिर से कायम कर सकते हैं। जिसे सुनकर उइंग अपने सर को हाँ में हिला देता है और अपने सर को नीचे झुकाते हुए रोने लगता है, जिसे देखकर वांगजी पीछे से आकर उइंग को गले लगाते हुए उसके आंसू को पोंछने की कोशिश करता है। तभी इस सब चीज़ को इंटरप्ट करते हुए एक मेड आकर मिसेस लान को बताती है कि मैडम, वो डेकोरेशन वाले आ गए हैं जिनको आपने बुलाया था आज रात के पार्टी के लिए। जिसे सुनकर मिसेस लान कहते हैं, तुम जाओ और उन्हें हम गार्डन के लॉन में बिठा दो और अब हम थोड़ी देर में वहाँ पर जाएंगे। ऐसा कहकर वो उस मेड को भेज देती हैं। तभी मिसेस लान की नज़र एक इंसान पे पड़ती है और उस इंसान के एक्सप्रेशन को देखकर वो चौंक कर उन्हें कुछ पूछने ही वाली थे। तभी वो इंसान थोड़ा मुस्कुराते हुए अपने मॉम के पास आते हुए कहता है, हाँ माँ, आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मुझे इस बारे में पहले से ही पता था। जिसे सुनकर मिसेस लान चौंक जाती हैं, क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं सिचान था, जो कि इतने सारे खुलासे के बाद भी बिल्कुल ही चुपचाप, बिना रोए बिना टेंशन लिए वहीं पर खड़ा हुआ था। और हमारे सिचान के ऐसे बातों को सुनकर सभी लोग उसे देखने लगते हैं। तभी सिचान कहता है, मैंने गलती से कुछ दिनों पहले आपके और पापा के बातों को सुन लिया था, जिसके वजह से मैं इतना टेंशन में रहने लगा कि मैंने ये ट्राई किया मैं इस बारे में अच्छे से पता लगा सकूं और मैं इसको पता लगाने के लिए नीमिंजू का भी मदद लिया और उसके बाद मुझे पता चल गया था ये सब के बारे में। तभी वांगजी कहता है, तो इसलिए आप कुछ दिनों से ऐसे उखड़े उखड़े रहने लगे थे। जिसे सुनकर सिचन हंसते हुए कहता है, मैं इसलिए उखड़ा उखड़ा रहने लगा था कि मैं चौंक गया था। मुझे लगा था वो इंसान सिर्फ बुरा है क्योंकि वो नीमिंजू से इसलिए नापसंद करता था क्योंकि नीमिंजू खानदानी रईस नहीं था और वो जितने भी अब सक्सेसफुल था वो अपने दम पर था और उसकी वजह से वो मुझे उनसे दूर रखने का कोशिश कर रहा था। लेकिन मुझे तब पता चला कि वो इससे भी बुरा कर सकता था। अच्छा हुआ कि वो चले गए। भगवान ने उन्हें अपने कर्मों का फल दे दिया और नहीं तो हमारे फैमिली में दूसरा लांचीरन में होता। इसे कहते हुए सिचन अपने सर को नीचे झुकाते हुए रोने लगता है।
तभी मिसेस लान उसे गले लगाते हुए कहते हैं, बेटा ऐसा कभी कुछ नहीं होता, क्योंकि भले ही वो आपके दादाजी थे, लेकिन आप हमारे बच्चे हो और हमारे लिए हमारे बच्चों की खुशी से ज़्यादा कुछ नहीं है। तभी उइंग जो रो रहा था तभी अपने सर को ऊपर करते हुए सिचन की ओर देखकर कहता है, क्या वो इंसान इतना बुरा था? जिसे सुनकर सिचन भी थोड़े हंसकर कहते हैं, हाँ वो तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बुरा था। तभी उइंग कहता है, अच्छा हुआ वो चले, अगर वो नहीं मरते और अब हमारे बीच में होते तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उनका ज़िंदगी को हेल बना देता। उन्हें इतना परेशान करता कि वो खुद ही खुद का जान ले लेते। जिसे सुनकर सभी लोग जो अभी कुछ देर पहले सैड थे थोड़े मुस्कुराने लगते हैं। और तभी उइंग जाकर सीजी को गले लगाते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी। जिसे सुनकर सीजी कहता है, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? जितना मुझे पता चला है तो सॉरी मुझे बोलना चाहिए था, क्योंकि वो सारे साजिश हम लोगों को मारने के लिए था, ना कि आपके मॉम को। सीजी के मुंह से इतने सारे बातों को सुनकर उइंग को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो उसे और टाइट से गला लगाते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे पहले सबके बातों को सुनना चाहिए था। मुझे लगा आपके मॉम की वजह से मेरे मॉम का एक्सीडेंट हुआ और उनका डेथ भी हो। कहकर वो दोनों ही रोने लगते हैं। जिसे देखकर मिसेस लान जो कि सिचान को गले लगाए हुए खड़े थे, वो धीरे से जाकर उन दोनों को गले लगाकर उनके सर को सहलाने लगते हैं और कहते हैं, बेटा रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको जितने दिन इस दुनिया में रहना था वो रह चुके हैं और जिन्हें जाना होगा तो उन्हें जाने से कोई नहीं रोक सकता। तभी लैंसी जो इतनी देर से चुप थी तो वो सभी को मूड फ्रेश करने के लिए कहती है, यार क्या है, मैं इतने दिनों बाद अपने घर आया और आकर क्या देखा, सब रो धो रहे हैं। मेरा आना आप लोगों को इतना बुरा लगा कि आप रोने ही लगे। लांसी की ऐसे बात को सुनकर सभी हंसने लगते हैं और मिसेस लान वांग जी को इशारा करते हैं कि वो उइंग को लेकर अपने कमरे में इसके बाद मिसेस लान सभी लोगों को उनके कमरे में भेज देते हैं, क्योंकि इसके बाद पार्टी होने वाला में वो सब एज ए होस्ट जितने सारे गेस्ट को बुलाया गया था उन्हें वेलकम करने वाले थे, इसीलिए उन सब का फ्रेश देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद लानवांग जी के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी अपने बेड पर लेटा हुआ था और वांग जी के ऊपर उइंग अपना सर रखे सोया हुआ था। हमारा वांग जी उइंग के बालों को सहला रहा था। तभी उइंग कहता है, लिंजा। जिसे सुनकर वांग जी कहते हैं, हाँ कुछ कहना चाहते हो? तभी उइंग कहता है, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? जिसे सुनकर वांग जी कहता है, क्यों, मैं तुमसे गुस्सा क्यों होगा? तभी उइंग कहता है, क्योंकि मैंने शादी क्यों हुआ उसके ऊपर सवाल उठाया था। मुझे पता है कि मैं उस वक्त अपने कंट्रोल में नहीं था और मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तभी वांग जी हंसकर कहता है, अगर सच बताऊं तो मुझे बुरा लगा था, लेकिन तब मुझे रियलाइज़ हुआ पहले ही हम दोनों का ये शादी एक डील ही तो था, क्योंकि उस वक्त हम दोनों एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते थे। ऐसा कहकर वांग जी उइंग के माथे को किस कर देता है, जिस चीज़ से हमारा उइंग मुस्कुराते हुए वांग जी को अच्छे से गले लगाकर थोड़ी देर सो जाता है। उसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे एल्डर्स मिलकर सारे गेस्ट को वेलकम कर रहे थे। तभी पार्टी में एंटर करते हैं नी मिंजू और नी हुएसंग, जिसे देखकर उनकी पूरा फैमिली खुश हो जाता है। तभी नी हुएसंग मुस्कुराते हुए उन सबको देखकर पूछता है, आप लोग को अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं उइंग के पास जा सकता हूँ? जिसे सुनकर मिसेस लान मुस्कुरा कर उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, चलिए तुम्हें हमसे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम उइंग के फ्रेंड हो। और हाँ एक चीज़, जब तुम उनके कमरे में एंटर करो उससे पहले थोड़ा डोर को नॉक कर लेना। जिसे सुनकर नी हुएसंग अपने सर को हाँ में ले देता है और वो उसका चीक और उसका नेक पूरा रेड हो जाता है, क्योंकि उसे उस वक्त का याद आ गया था जब वो लोग बिना पूछे सिचन के साथ उनके ऑफिस में एंटर कर लिया था और वो जो देखा था जिससे याद आते ही वो शर्मा गया था। जिस चीज़ को सभी लोग नोटिस करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि नी हुएसंग को हुआ क्या और किस वजह से उसका फेस और नेक वगैरह रेड हो गया था। और तभी नी हुएसंग उन सबको इग्नोर करके भागकर विंग के रूम के पास चला जाता है और नॉक करने लगता है। तभी उसे रूम के अंदर से वांग जी का आवाज़ सुनाई देता है, जो उसे अंदर आने को कह रहा था। तभी वो बिना कुछ सोचे समझे रूम के अंदर जाकर
अपने सामने का नज़ारा देखकर बिल्कुल ही चुपचाप स्टंट होकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर सामने वाले दोनों इंसान भी उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि हमारा नी हसन जी एंड विंग के ब्यूटी में ही खो गया था। क्योंकि वो दोनों कपल सूट में इतना हैंडसम लग रहे थे और इतना परफेक्ट लग रहे थे कि हमारा नी हसन पल के झपकाना ही भूल गया था। जिस चीज़ को नोटिस करके विंग धीरे से नी हसन के पास जाकर उसके कानों में जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिस चीज़ से नी हसन का तंद्रा टूटता है। वो हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगता है। तभी विंग गुस्से में नी हसन से कहता है, पहली बात, तुम जिस इंसान को देखकर इतना खो गए थे वो मेरा है, सिर्फ मेरा, और तुम उसे ऐसे नहीं देख सकते क्योंकि वो तुम्हारे रिश्ते में ब्रदर इन लॉ है। जिसे सुनकर नी हसन अपने गले के पीछे खरचते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है, और मुझे जितना लग रहा है मैं तुम दोनों को अभी अकेला छोड़कर यहाँ से जाता हूँ। ऐसा कहकर वो भाग जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये स्टोरी अपने आखिरी पड़ाव पर है और बहुत जल्दी ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी का ये पार्ट पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल में अगर नए हैं इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।